हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले 4-5 साल के बायोटेक्नोलॉजी में आए हुए क्वेश्चन पेपर, जो नीट में आपके क्वेश्चंस आए हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है जी, चलिए चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए नीट 2021 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन से आप जानते हैं 3 स्टेप है, उनके करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन के बाद एनीलिंग है, एनीलिंग के बाद एक्सटेंशन है। डीनेचुरेशन नियर अबाउट 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसके बाद एनीलिंग 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक्सटेंशन 72। ये हालांकि आपकी NCERT में दिया नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया, याद रख लीजिएगा। तो पॉलीमरेज चेन श्रृंखला, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के सही क्रम, उसमें जो 3 चरण है, चरण के 3 चरण जो हैं उसके सही क्रम क्या है। तो पहला निष्क्रियकरण, डीनेचुरेशन। इसमें क्या है कि आप हीट कर देते हैं, हीट करने से जो हमारा डबल स्ट्रैंड DNA है वो सिंगल स्ट्रैंड DNA में, ये बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और सिंगल स्ट्रैंड DNA में बदल जाता है। उसके बाद है जी एनीलिंग। एनीलिंग में यहाँ पे प्राइमर अटैच हो जाएंगे, 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड। तो यहाँ पे आपके प्राइमर अटैच हो जाएगा। प्राइमर कहाँ अटैच होगा? प्राइमर हमेशा अटैच होता है 3rd प्राइम एंड पे, इधर। तो यहाँ 5th, यहाँ 3rd, और इससे फिर एक्सटेंशन प्रसार हो जाएगा। यहाँ 5th, इधर 3rd, और इधर ये एक्सटेंशन हो जाएगा। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप हैं, और तीनों स्टेप का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन। इसको हिंदी में बोले तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के चरण, जो 3 चरण है, उनका सही क्रम क्या है? सही क्रम है निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, प्रसार। ठीक है जी। पेज नंबर 202 पे ये मेंशन है आपकी बुक के। DNA स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन्ड विद इथिमाइड ब्रोमाइड। DNA के स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड when viewed under ultraviolet radiation appear as bright orange color, band of bright orange color। पेज नंबर 217 पे ये मेंशन है, DNA के टुकड़े जो इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित जेल पे आपके हैं। DNA जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग कराते हैं तो DNA के टुकड़े, छोटे बड़े टुकड़े अपनी लंबाई के अनुसार अलग अलग हो गए हैं। उसको हम लोग अभी हमें दिखाई नहीं देंगे, अगर हम उनको नॉर्मल लाइट में देखेंगे दिखाई नहीं देंगे। तो उसके लिए पहले हमें जेल को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा, अभिरंजित करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम उस पर अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे तो हमें ये जो DNA के टुकड़े हैं जेल में, वो टुकड़े चमकीली नारंगी पट्टी के रूप में दिखाई देंगे। तो हमारा आंसर होगा कि DNA के टुकड़े जो इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया गया जेल है, उस जेल में ये जब हम अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणों को डालेंगे, पराबैंगनी किरणों में देखने पे वो हमें चमकीली नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देंगे। पेज नंबर 217 पे इसका आपका आंसर है। आगे चलता हूँ मैं। देखिए यहाँ बताया गया कि हमें नॉर्मल लाइट में ये टुकड़े, यू कांट सी प्योर DNA फ्रेगमेंट्स इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। कि नॉर्मल लाइट में बगैर इसको अभिरंजित किए इथिडियम ब्रोमाइड से हमको ये दिखाई नहीं देते। PBr 322 आप जानते हैं क्लोनिंग वेक्टर है PBr 322, जिसमें आपके एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस 2 जीन होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें आपके जो हमारा एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के जो 2 जीन है, टेट्रासाइक्लिन में आपको बाम और साल की मिल जाती है रिस्ट्रिक्शन साइट। ये है हमारा PBr 322 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये वाला जीन, इसमें बाम H1 की और साल की रिकॉग्निशन साइट है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पे प्रोटियस वल्गैरिस 1 की, PBU1 की और प्रोविडेंशियस टोटी 1 की, PST1 की रिकॉग्निशन साइट है। अगर हम इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, प्रतिबंधन एंजाइम को इस्तेमाल करके इसमें डिज़ायर्ड DNA अपना इंट्रोड्यूस करेंगे, फॉरेन DNA, बाहर का DNA, मानिए हमने इस वाले को इस्तेमाल करके यहाँ पे बाहर से एक टुकड़ा DNA इंट्रोड्यूस कर दिया, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी, ये वाला जीन डिस्टर्ब हो जाएगा, ये वाला जीन छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो अब ये जो rDNA बनेगा, rDNA क्या होता है? तो वेक्टर हमारा, जब उसमें हम बाहर से DNA का टुकड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं
इन दोनों का कॉम्बिनेशन आरडीएनए कहलाता है। तो वेक्टर प्लस बाहर से डाला गया जीन का टुकड़ा वो कहलाएगा आरडीएनए। अब ये जो आरडीएनए बन गया, ये वेक्टर था हमारा PB322। अब इसमें हमने जब बाहर से जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है तो ये आरडीएनए बन गया। अब इस आरडीएनए को अगर हम इकोलाई सेल में इंट्रोड्यूस करा दें तो इकोलाई सेल में वैसे तो किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं होती, प्रतिरोधात्मक क्षमता नहीं होती, लेकिन अब क्योंकि हमने उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया आरडीएनए और उस आरडीएनए में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी जो दे रहा है वो जीन इंटैक्ट है, सलामत है, साबुत है, तो ई कोलाई में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी तो आ जाएगी, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं आ पाएगी क्योंकि ये जीन आपने छिन्न भिन्न कर दिया। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन समझिए। प्लाज्मिड 322 हैज़ PST1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट with gene ampicillin resistance that confers ampicillin resistance. If this gene is used for inserting a gene, if this enzyme is used, this enzyme means PST1, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने इस्तेमाल कर लिया। If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and recombinant plasmid is, और ये जो recombinant DNA बन गया plasmid is inserted in E. coli cell, E. coli strain, then इट विल नॉट एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस आपने जीन डिस्टर्ब कर दिया तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी उसमें नहीं आएगी। द ट्रांसफॉर्म सेल्स विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन, नहीं, जो ट्रांसफॉर्म हो गई सेल, ई कोलाई सेल, जिन्होंने बाहर से ही आरडीएनए ले लिया, उन्हीं सेल के लिए हम लोग टर्म यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म सेल्स। तो कह रहा हूँ उनमें एबिलिटी आ गई, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की नहीं आएगी। एम्पिसिलिन वाला जीन तो आपने डिस्टर्ब कर दिया। इट विल लीड टू लिसिस ऑफ होस्ट सेल, नहीं भैया, आप बाहर से आरडीएनए इंट्रोड्यूस कर दो तो लिसिस थोड़ी ना कर देगा सेल की, ये भी नहीं। इट विल एबल टू प्रोड्यूस अ नोवेल प्रोटीन विद डुअल एबिलिटी, ये हमारा जो हमने जीन इंट्रोड्यूस किया है डिज़ायर्ड जीन वेक्टर के साथ, तो उस जीन का प्रोडक्ट देगा, हाँ देगा, और उसमें डबल क्वालिटी, दो क्वालिटी आ गई, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी और टेट्रासाइक्लिन, नहीं डुअल क्वालिटी नहीं आई है, डुअल एबिलिटी नहीं आई है। तो उसमें डुअल एबिलिटी नहीं आई है, उसमें डुअल एबिलिटी नहीं है, उसमें केवल एक एबिलिटी आएगी, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस शो करेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं शो करेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हिंदी में पढ़ देता हूँ। तो PST1 प्रतिबंधन एंजाइम का इस्तेमाल करके अगर PBr322 में इस वेक्टर में हमने जीन डाला है और PST1 का इस्तेमाल किया, तो ये सीधी सी बात है, आपको बता रहा है कि हमने, तो सीधी सी बात है आपको बता रहा है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो जीन है उस हिस्से में हमने बाहर से जीन डाला, PST1 का अगर हमने इस्तेमाल किया, तो ई कोलाई कोशिका में क्या गुण नहीं आएगा, तो ई कोलाई कोशिका में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है जी, बिल्कुल सीधी सी बात। तो हमारा जवाब हो जाएगा उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल किया, इस हिस्से में बाहर से जीन इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, चलिए आगे चले। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल precipitated out during the process of purification. When we add chilled ethanol, after the addition of chilled ethanol, what get precipitated out? During the purification process for RDNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out DNA। ये आपके पेज नंबर 221 पे दिया हुआ है। पृथक्करण की प्रक्रिया में चिल्ड इथेनॉल को मिलाने से इनमें से क्या अवक्षेपित हो जाता है? तो क्या अवक्षेपित हो जाएगा? डीएनए अवक्षेपित हो जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए हम लोग चिल्ड इथेनॉल को मिलाते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? प्रतिबंधन एंजाइम के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दे कट आउट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोम साइट। ठीक है। दे यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि आरडीएनए बनाएंगे, आरडीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। ठीक है। स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। ये वाला जो है इसको चुन लीजिए। हालांकि ये स्टेटमेंट ठीक है, डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करके हम लोग स्टिकी एंड्स को जोड़ते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं आता ना।
तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के संबंध में तो डीएनए लाइगेज इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आप चुन लीजिए। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग अ डीएनए सीक्वेंस, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीनों आपकी बातें बुक में लिखी हैं, एनसीईआरटी में लिखी हैं। डीएनए प्रेसिपिटेट्स आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव बाय ट्रीटमेंट विद नीट 2019 का। अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं करवाए हैं आपको, सब नीट के ही क्वेश्चन है। नीट 2020 का था, ये 21 का, ये 21 का, तो क्वेश्चन जो है आपके नीट के ही चल रहे हैं। तो नीट 2019 में क्वेश्चन है डीएनए प्रेसिपिटेट आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव बाय ट्रीटमेंट ऑफ, तो जो 2021 में क्वेश्चन आया ये, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में आपसे वही पूछा गया कि डीएनए मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल में हमने क्या मिलाया कि वो उसको प्रेसिपिटेट आउट हो गया डीएनए। तो चिल्ड इथेनॉल मिलाते हैं, वही चीज़ डीएनए जैव अणुओं के मिश्रण में से अलग होकर अवक्षेपित हो जाता है जब हम उस मिश्रण में मिलाते हैं। जब हम उस मिश्रण में जैव अणुओं के मिश्रण में क्या मिलाते हैं, चिल्ड इथेनॉल मिलाते हैं, तो डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है जी। Which one of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzyme? तो हम लोग किसको यूज़ करते हैं, हम लोग बायोरिएक्टर्स को यूज़ करते हैं, इनकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा। तो जीवाणुओं को बृहद पैमाने पर संवर्धित करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी वेसल्स हैं जिसपे हम लोग बायोरिएक्टर, जिसपे हम लोग कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाएंगे माइक्रोब को। तो नियर अबाउट इनकी कहिए कि क्या कैपेसिटी है, इनकी कैपेसिटी है 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड। इतनी बड़े पैमाने पे हम लोग कल्चर का प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, बायोरिएक्टर में हम लोग ग्रो करा सकते हैं माइक्रोब को। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पिछले सालों के जो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद आपसे किसी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।